नमस्कार साथियों, अपने स्टडी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। आप सभी को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। यूपी टेट 2022 संस्कृत विषय में मैं आपके लिए लेकर आई हूं प्रश्नोत्तरी एक नज़र में। इससे आप ज़रूर लाभान्वित होंगे। एग्ज़ाम तक ये सीरीज़ लगातार चलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। कितने होते हैं? 5, 2, 8 या 4? तो साथियों मूल स्वर 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ, री, लिरी। ये हमारे 5 मूल स्वर होते हैं। इन्हें साधारण या ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। साथियों 2 क्या होते हैं? 2 प्रयत्न होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। 8 क्या होते हैं? 8 उच्चारण स्थान होते हैं। 8 क्या होते हैं? 8 उच्चारण स्थान होते हैं। और 4 क्या होते हैं? 4 संयुक्त स्वर होते हैं। ए, ओ, आई, औ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत में कितने स्वर होते हैं? 13, 9, 12, 11। तो साथियों संस्कृत में 9 स्वर होते हैं। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। 9 स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, आई, औ। ये हमारे 9 स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गत्यात्मक धातुओं के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी या पंचमी? कौन सी विभक्ति होती है गत्यात्मक धातुओं के योग में? तो मित्रों गत्यात्मक धातुओं के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। हमारा ए आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिता के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? अभिता के योग में कौन सी विभक्ति लगती है मित्रों? द्वितीया, सप्तमी, तृतीया या चतुर्थी? तो साथियों अभिता के योग में द्वितीया विभक्ति लगती है। और इसके अलावा द्वितीय विभक्ति और कहाँ कहाँ लगती है? उभयता, परितः, सर्वतः, धिक्, हा, समया, निक्षा, उपरि, अध्याधि, अंतरा अंतरेण। इन सभी में द्वितीया विभक्ति लगती है। तो साथियों अभिता के योग में द्वितीया विभक्ति लगती है। इसके अलावा उभयता, परिता, धिक्, समया, निक्षा, उपरि, हा प्रति, अध्यधि, अंतरांतरेण, सर्वता। इन सभी के योग में द्वितीया विभक्ति लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सह के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? तृतीया, द्वितीया, पंचमी या षष्ठी? तो साथियों सह के योग में तृतीया विभक्ति लगती है। ए आंसर हमारा राइट हो जाएगा। और तृतीया विभक्ति सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र से लगती है। सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र से लगती है। इसके अलावा
सह, साकम, सार्धम, इन सभी में भी तृतीया विभक्ति लगती है। सह के योग में तो तृतीया विभक्ति लगती ही है, इसके अलावा साकम, समम, सार्धम, इन सभी में भी तृतीया विभक्ति लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र कर्ता सूत्र निम्न में से किसका होता है? स्वतंत्र कर्ता सूत्र निम्न में से किसका होता है? संप्रदान कारक का, कर्ता कारक का, करण कारक का या कर्म कारक का? तो स्वतंत्र कर्ता सूत्र जो होता है वो कर्ता कारक का होता है। हमारा बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथमा विभक्ति कहाँ होती है? कर्ता में, कर्म में, करण में या संप्रदान में? तो प्रथमा विभक्ति जो होती है वो कर्ता में होती है। और कर्ता में भी कौन से में होती है? उक्त कर्ता में। उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। इसके अलावा प्रथमा विभक्ति कहाँ कहाँ होती है? प्रातिपदिकार्थ में, प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में, परिमाण मात्र में, वचन मात्र में और संबोधन में। इन 5 जगहों पर प्रथमा विभक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षात पत्रम पतति में, वृक्षात में कौन सी विभक्ति है? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी या सप्तमी? वृक्षात पत्रम पत्ति में वृक्षात में कौन सी विभक्ति है? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी या सप्तमी? तो मित्रों इसमें पंचमी विभक्ति है। अपादाने पंचमी। अलगाव में पंचमी विभक्ति लगती है। जिससे अलग हुआ जाए उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। यहाँ वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है इसलिए वृक्ष में पंचमी विभक्ति हो गई। इसलिए वृक्ष में पंचमी विभक्ति लगी। इसको एक उदाहरण से समझिए। वृक्षात पत्रे पततः, वृक्षात पत्रम पतति, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। अब यहाँ देखिए, चाहे वृक्ष से 2 पत्ते गिरते हैं, चाहे वृक्ष से 1 पत्ता गिरता है और चाहे वृक्ष से बहुत सारे पत्ते गिरते हैं, लेकिन वृक्ष की विभक्ति पंचमी ही रहती है। इसलिए जिससे अलग हुआ जाए उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुआ प्रभवा में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, पंचमी, चतुर्थी या द्वितीया? तो मित्रों भुआ प्रभवा में पंचमी विभक्ति लगती है। पंचमी विभक्ति लगती है, इसको हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे गंगा हिमालयात प्रभवती। हिमालय से गंगा निकलती है, तो यहाँ हिमालय में पंचमी विभक्ति लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान में उचित शब्द भरिए। सः कर्णः अस्ति, नेत्रेण, नेत्राय, नेत्रौ, नेत्रम। तो यहाँ रिक्त स्थान में नेत्रेण आएगा। सः नेत्रेण कर्णः अस्ति और नेत्रेण में तृतीया विभक्ति लगी है। किस सूत्र से? येनांग
विकारः सूत्र से। जिस अंग में भी विकार होता है उस में तृतीया विभक्ति लगती है येनांग विकारा सूत्र से। तो साथियों यहाँ रिक्त स्थान में आएगा सह नेत्रेण काणः। तो यहाँ ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान भरिए। मोहनः खंजः अस्ति पादेन पादम पादौ पादाय। मोहनः पादेन खंजः अस्ति, यहाँ ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। मोहन पैर से लंगड़ा है, मोहन पैर से लंगड़ा है। मोहना पादेन खंजः अस्ति, यहाँ भी येनांग विकारः सूत्र से तृतीया विभक्ति लगी है। जिस अंग में भी विकार हो उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलम के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? तो साथियों द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। अलम के योग में तृतीया विभक्ति लगी है। और इसके अलावा और अलम के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? तो साथियों अलम का अर्थ यदि मना करना या रोकना है तो उसमें तृतीया विभक्ति लगेगी। लेकिन यदि अलम का अर्थ पर्याप्त या समर्थ है तो इसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी। जैसे राक्षसों के लिए हरि समर्थ हैं, पर्याप्त हैं, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? तृतीया, द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी। तो साथियों यहाँ पर बिना के योग में तृतीया विभक्ति लगती है। इसके अलावा तो हमारा राइट आंसर हो गया ए। इसके अलावा पृथक, बिना, नाना के योग में तीन विभक्तियां लगती हैं, द्वितीया, तृतीया और पंचमी, यानी कि 235। इसकी ट्रिक यही है, 235 द्वितीया, तृतीया, पंचमी, पृथक, बिना, नाना, इन शब्दों के योग में द्वितीया भी लगती है, तृतीया भी लगती है और पंचमी भी लगती है। यदि कहीं ये शब्द आए पृथक, बिना, नाना, तो इनके योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी ये विभक्तियां लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वया बिना अहम विद्यालयम न गमिष्यामि। यहाँ त्वया में विभक्ति बताइए। यहाँ पर बताना है कि त्वया में कौन सी विभक्ति लगी है? तृतीया, द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी। यहाँ त्वया में तृतीया विभक्ति लगी है। हमारा आंसर राइट हो गया ए। यहाँ त्वया में तृतीया विभक्ति लगी है। और अभी हमने बताया है आपको कि बिना के योग में द्वितीया, तृतीया, पंचमी तीनों विभक्ति लगती है। लेकिन यहाँ पर त्वया में पूछा है तो त्वया में तृतीया विभक्ति लगी है, इसलिए हमारा ए आंसर राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकाय मोदकम रोचते। यहाँ बालकाय में कौन सी विभक्ति लगी है? पंचमी, द्वितीया, चतुर्थी या तृतीया? तो यहाँ बालकाय में जो है चतुर्थी विभक्ति लगी है। हमारा सी आंसर राइट हो गया, क्योंकि रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है, इसलिए बालकाय में चतुर्थी विभक्ति लगी है। तो हमारा आंसर सी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वकार का उच्चारण स्थान क्या है?
कंठतालु, कंठोष्ठम, दंतोष्ठ, नासिका। क्या है वकार का उच्चारण स्थान? तो वकार का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, का से मा तक के वर्ण क्या कहे जाते हैं? ऊष्म वर्ण, अंतस्थ वर्ण, स्पर्श वर्ण, ह्रस्व वर्ण क्या कहे जाते हैं? तो का से मा तक के वर्ण जो हैं वो स्पर्श वर्ण कहे जाते हैं, इसलिए सी आंसर हमारा राइट हो गया। और ये स्पर्श जो वर्ण होते हैं इनको इस पृष्ठ वर्ण भी कहते हैं और ये उदित भी कहलाते हैं। कु, चु, टू, तू, पू। कु से कवर्ग, चा से चवर्ग, टू से टवर्ग, तू से तवर्ग और पू से पवर्ग। इन सभी में 5-5 वर्ण होते हैं। इन सभी वर्गों के कुल मिलाकर वर्ण हो गए 25 और इनको उदित भी कहते हैं। इनको उदित भी कहते हैं। ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं अब ये भी जान लीजिए। हमारा आंसर सी राइट हो गया। स्पर्श वर्ण होते हैं का से मा तक के। अब ऊष्म वर्ण भी समझ लीजिए कि कौन कौन से होते हैं। शा, शा, स और ह, ये ऊष्म वर्ण हैं। अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं? तो अंतस्थ वर्ण होते हैं या, रा, ला, वा। ये अंतस्थ वर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन स्वरों का ह्रस्व नहीं होता है? ए, ई, उ, लिरी, ए, ओ, आई, औ, री, लिरी, ए, ओ, री, लिरी। किन स्वरों का ह्रस्व नहीं होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी राइट। ए, ओ, आई, औ इनका ह्रस्व नहीं होता है। ये चारों स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं या मिश्रित स्वर कहलाते हैं और ये हमेशा दीर्घ रहते हैं। ये स्वर हमेशा दीर्घ रहते हैं, इनका कभी ह्रस्व नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गों के तीसरे वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं? हल, हश, जश या खर प्रत्याहार किस में आते हैं? तो वर्गों के तीसरे वर्ण जश प्रत्याहार में आते हैं। ज, ब, ग, ड, द, श। अब देखिए जा जो है ये तीसरा वर्ण है, बा भी तीसरा वर्ण है, गा भी तीसरा वर्ण है। तो वर्णों के तीसरे वर्ण जो हैं वो जश प्रत्याहार में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रत्याहार में गुण संज्ञक वर्ण है? एंग, एच, एच और अल। तो एंग प्रत्याहार में गुण संज्ञक वर्ण आते हैं और गुण संज्ञा करने वाला सूत्र अदेंग गुणा है। गुण संज्ञा करने वाला सूत्र अदेंग गुणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्याहार बनाने वाले सूत्र कितने हैं? 43, 44, 14 या फिर 13। तो प्रत्याहार बनाने वाले जो सूत्र हैं वो 14 हैं। सी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वरों का अपर नाम क्या है? अर्थात स्वरों का दूसरा नाम क्या है? अल, अच, हल, यण। स्वरों का दूसरा नाम अच है तो हमारा बी आंसर राइट हो जाएगा। और अच में 4 सूत्र आते हैं। अच में 4 सूत्र आते हैं। अ, ई, उ, अण, री, ऋक, ए, ओंग,
ए औच। तो आयुन का आ ले लीजिए और ए औच का चा ले लीजिए। इससे अच प्रत्याहार बनता है और अच में सारे स्वर आते हैं। अल में स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। हल में केवल व्यंजन आते हैं और यण प्रत्याहार में या, रा, ला, वा ये चारों वर्ण आते हैं। तो हमारा आंसर राइट हो जाएगा बी। स्वरों का दूसरा या पर नाम अच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वरों को किस प्रत्याहार में रखा जाता है? तो अभी हमने पढ़ा इससे पहले, स्वरों को किस प्रत्याहार में रखा जाता है? अच प्रत्याहार में। स्वरों को अच प्रत्याहार में रखा जाता है। और हश प्रत्याहार में 20 वर्ण आते हैं। यण में अभी बताया आपको कि या, रा, ला, वा आते हैं। हल में व्यंजन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त या मिश्रित स्वर कौन से हैं? ए, आ, ई, उ, ए, ओ, री, ए, ओ, आई, औ, री, अंग, अ। तो संयुक्त या मिश्रित स्वर जो हैं वो ए, ओ, आई, औ हैं। सी आंसर हमारा राइट हो गया। ये संयुक्त स्वर हैं। ए और ई मिलकर बनता है ए। ऐसे ही ए और ई मिलकर बनता है ए। इसी तरह से अ प्लस उ, ओ और अ प्लस उ, औ। तो ये चारों संयुक्त या मिश्रित स्वर कहलाते हैं। ए, ओ, आई, औ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्वर दीर्घ नहीं होता? ऐसा कौन सा स्वर है जो दीर्घ नहीं होता, हमेशा ह्रस्व रहता है? लिरी, री, ए, औ। तो लिरी स्वर जो है वो हमेशा ह्रस्व रहता है, ये कभी भी दीर्घ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्रस्व होता है? ओ, री, लिरी, आ। तो हमेशा जो ह्रस्व स्वर होता है वो लिरी होता है। इसका कभी भी दीर्घ नहीं होता और इसीलिए इसके 12 भेद होते हैं। री के 18 भेद होते हैं, ओ के भी 12 भेद होते हैं, क्योंकि इसका कभी ह्रस्व नहीं होता, ये हमेशा दीर्घ रहता है। इसलिए सी हमारा राइट आंसर हो गया, क्योंकि लिरी हमेशा ह्रस्व स्वर होता है, इसका दीर्घ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से वर्ण ह्रस्व नहीं होते हैं? री, ए, ओ, आई, औ, ए, ई, उ, ए, री, ओ, लिरी। ए, ओ, आई, औ ये कभी भी ह्रस्व नहीं होते हैं, हमेशा दीर्घ होते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से दो वर्ण परस्पर सवर्णी हैं? ए, ओ, ए, ई, री। तो हमारे री और लिरी ये परस्पर सवर्णी है। कात्यायन ने इनको सवर्णी माना है। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णी। तो हमारा डी आंसर राइट हो जाएगा। तुल्यास्य प्रयत्न सवर्णम, जिनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न
सवर्णी होता है वही सवर्णी होते हैं। अब इन दोनों का उच्चारण स्थान तो अलग अलग है परंतु आभ्यंतर प्रयत्न एक है, इसलिए कात्यायन के अनुसार री और लिरी दोनों सवर्णी हैं। तो हमारा राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, का और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। तो का और विसर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ। अकुहु विसर्जनीय नाम कंठा से। अकुहु विसर्जनीय नाम कंठा, अर्थात अ का वर्ग, हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। तालु का उच्चारण स्थान का सूत्र है इचु यशा नाम तालु और मूर्धा ऋतु रसा नाम मूर्धा। दंतः लिरितु लसा नाम दंतः, लिरितु लसा नाम दंतः। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदैव ह्रस्व स्वर कौन सा है? री, लिरी, री, री, लिरी, अ। तो सदैव ह्रस्व स्वर लिरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वरों के कितने भेद हैं? 3, 4, 5, 6। स्वरों के 3 भेद हैं। ये आंसर हमारा राइट हो जाएगा। स्वरों के 3 भेद कौन कौन से हैं? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व की 1 मात्रा होती है, दीर्घ की 2 और प्लुत की 3 मात्रा होती हैं। इसको इस प्रकार दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच प्रत्याहार कितने माहेश्वर सूत्रों से बना है? अच प्रत्याहार कितने माहेश्वर सूत्रों से बना है? 4, 2, 6, 8। तो अच प्रत्याहार 4 माहेश्वर सूत्रों से बना है। कौन कौन से हैं वो 4 माहेश्वर सूत्र? ए, ई, उ, अण, री, लृ, क, ए, औंग, ए, औच। तो अच प्रत्याहार 4 माहेश्वर सूत्रों से बना है। आ, ई, ऊण, री, लृ, क, ए, औंग, ए, औच। इनसे अच प्रत्याहार बना है। अयुण का आ ले लीजिए और ए औच का चा ले लीजिए, अच प्रत्याहार बन गया इन 4 सूत्रों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधु और असाधु शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। कौन सी विभक्ति होती है? साधु और असाधु शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। सी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटोरे को संस्कृत में क्या कहेंगे? कंसा, गंडूकः, दर्वी, करपरः। तो कटोरे को संस्कृत में कंसा कहेंगे। ए आंसर हमारा राइट हो गया। कटोरे को कंसा कहेंगे। गंडूकः का अर्थ है लोटा, दर्वी का अर्थ है करछी, कहीं पर इसको पौनी भी बोला जाता है। करपरा का अर्थ है कढ़ाई।
कढ़ाई जिसमें सब्जी वगैरह पूरियाँ वगैरह बनते हैं वो कढ़ाई है। और ये वाली कढ़ाई जो होती है वो किसी धागे वगैरह से जो कढ़ाई की जाती है वो ये कढ़ाई होती है। ये वाली कढ़ाई पूरियाँ वगैरह जो बनाते हैं वो कढ़ाई होती है। इसलिए संस्कृत में कटोरे को कंसा कहेंगे। गंडूका लोटा, दरवी करछी और करपरा कढ़ाई। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको थोड़ा सा भी लाभ पहुँचे तो ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।